वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसेफेलस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कंडीशन की जो हमारे मेनली बेबीज़ में देखने को मिलता है और ये एक कंजेनाइटल सकता है, एक्वायर्ड डिसीज़ भी हो सकती है हमारी। तो इसके नाम से हमें जैसे समझ आ रहा है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड सेफेलस मीन्स होता है कि हेड। तो जब भी हेड में वाटर का अकोमुलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। अगर हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शंस की बात करें तो हाइड्रोसेफेलस जो है वो दो टर्म से मिलके बना है, टू वर्ड से मिलके बना है, जिसमें हम अगर इसको डिफरेंट करें, अलग अलग इसे हम करें तो हाइड्रो जो होगा उसका मतलब वाटर एंड सेफेलस का मतलब हेड या ब्रेन। मतलब हमारे हेड या ब्रेन के अंदर वाटर का अक्यूमुलेशन हो जाने की कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। अब ये कौन सा वाटर अक्यूमुलेटेड हो रहा है हमारे ब्रेन में, तो ये हमारा नॉर्मल वाटर नहीं है जो कि वहाँ पे हमारा जाके हमारा अक्यूमुलेशन हो रहा है। ये हमारे ब्रेन का ही वाटर है जो कि इसका प्रोडक्शन होता है। एक हमारी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स होती हैं जो कि वेंट्रिकल्स में हमारे प्रोडक्शन इनका होता है। तो इनके अगर प्रोडक्शन की बात करें हम तो 0.5 ml पर मिनट ये हमारा प्रोडक्शन होता है। मतलब एक आवर में अगर हम बात करें 1 आवर्स में तो ये 30 ml तक लगभग हमारा 1 आवर के अंदर इसका प्रोडक्शन हो जाता है। 24 आवर्स में ये 720 ml हमारा प्रोडक्शन होता है। अब एक दिन में कॉमनली हमारा 720 ml जो प्रोडक्शन हुआ है वेंट्रिकल्स के अंदर, उनमें से 600 ml जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जो 720 ml हमारा प्रोडक्शन हुआ था उसमें से 600 हमारा फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में आर्केनॉइड विलाइज के थ्रू। अब जो बची हमारी 120 पर ml वो जो होंगी वो प्रोटेक्ट करेंगी हमारी ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड को। तो अगर एक कॉमन सा हम इसमें बात करें कि इसकी बेसिक हम एनाटॉमी या फिजियोलॉजी से क्या समझ सकते हैं कि ब्रेन जो है उसके अंदर हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, जिस वेंट्रिकल्स में एक फ्लूइड का हमारा प्रोडक्शन होता है। उस फ्लूइड का नाम होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि एक दिन के अंदर मतलब 24 आवर्स के अंदर 720 ml ये प्रोडक्शन इसका होता है। उसमें से 600 ml तो रोज़ ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो रिमेनिंग बचता है हमारा 120 ml वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल अमाउंट। अब अगर ये जैसे इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा हो जाए, इसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, या इसका जो एब्जॉर्प्शन है जो 600 ml हो रहा था इसका रीअब्जॉर्प्शन वो इसका एब्जॉर्प्शन ना हो पाए, तो उस कंडीशन में जो फ्लूइड होगी वो वहाँ पे ज़्यादा वेंट्रिकल्स में हमारी रह जाएगी। तो वहाँ पे उसकी वजह से अक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का और जो हेड होगा वो लार्ज हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। तो हाइड्रोसेफेलस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस। मतलब ये एक एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन है फ्लूइड का, मतलब जो नॉर्मली 120 ml थी उससे एबनॉर्मल कंडीशन हो गई है जहाँ पे हमारे इंट्राक्रेनियल स्पेस में या फिर हमारे वेंट्रिकल्स में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया है। ये क्यों होता है? या तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है या एब्जॉर्प्शन, मतलब दोनों के बीच का जो बैलेंस था, जैसे प्रोडक्शन 720 हो रही थी और रीअब्जॉर्प्शन हमारा हो रहा था 600, तो 120 ही बच रहे थे हमारे ml। तो अगर इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो जाए, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, या ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन उनके बीच में जैसे आर्केनॉइड विलाई के थ्रू वो वहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहा था, तो अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो जो रीअब्जॉर्प्शन था वो डिस्टर्ब होगा, तो उसकी वजह से जो हेड होता है वो इनलार्ज हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है वो प्रॉपरली प्रोडक्शन में उसके या तो डिस्टर्बेंस आ जाता है या उसके एब्जॉर्प्शन में। तो उस कंडीशन में जो फ्लूइड होता है वो वेंट्रिकल्स में ही भरा रह जाता है, एक्यूमुलेटेड रह जाता है, और उसकी वजह से हेड जो होता है वो लार्ज हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। इसकी अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसके मेन 2 कॉजेज़ होते हैं, कंजेनाइटल कॉजेज़ एंड एक्वायर्ड कॉजेज़। कंजेनाइटल मतलब ऐसे कॉजेज़ जो बर्थ से हों, एंड एक्वायर्ड मतलब जो आफ्टर बर्थ हों। कंजेनाइटल में मेनली जो हमें कॉजेज़ देखने को मिलेंगे वो होंगे जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, NTD हो सकता है। NTD क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट।
इसको हम स्पाइडा बाइफिडा भी बोलते हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेबी के। इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, या माल फॉर्मेशन ऑफ आर्केनॉइड विलाई, जो आर्केनॉइड विलाई थी जहाँ जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही थी इसके, तो उसका माल फॉर्मेशन हो, प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुई है, उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन था या रीएब्जॉर्प्शन था वो नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमारा हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। हम एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड में जितने भी हमारे बर्थ के बाद कंडीशन होते हैं हार्ट से रिलेटेड, एज ट्रॉमा हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर ब्रेन हैमरेज हो गया है, हेड इंजरी हो गई है, कनेक्टिव टिश्यू जो थे उसके रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गई है, या एट्रोपी हो गई है ब्रेन में, या एन्यूरिज्म रप्चर हुआ है, तो ये सारे हमारे एक्वायर्ड कंडीशंस होते हैं। एक्वायर्ड में हम मेनली ट्रॉमा, मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। कंजेनाइटल में स्पाइडा बाइफिडा या इंट्रा यूट्राइन लाइफ के ड्यूरिंग में उसे कोई इन्फेक्शन हुआ था। तो मेनली हमारे 2 टाइप के ये हो सकते हैं, एक कंजेनाइटल कॉजेज़ एंड एक एक्वायर्ड कॉजेज़। अब मोस्ट जो इसमें हमें कॉज देखने को मिलता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा? जैसे कि माल फॉर्मेशन हुआ आर्केनॉइड विलाई का, तो वहाँ पे प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन एक मोस्ट कॉमन इसका कॉज होता है अकर होने का हाइड्रोसेफेलस का। मेनली हाइड्रोसेफेलस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड सेकंड होते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पे कोई हमारा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है, मतलब कोई कम्युनिकेटिंग का मतलब वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो वेंट्रिकल से हमारा सब आर्कनॉइड स्पेस तक के जाने का पास था वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम है कम्युनिकेटिंग। तो मतलब पे यहाँ कि जो एब्जॉर्प्शन था वो फेल हो रहा है किसी रीज़न से, या तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया है या एब्जॉर्प्शन वहाँ डिक्रीज़ हो गया, बट वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुए, कम्युनिकेशन है उनके बीच। बट जो सेकंड वन होता है वो होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गया जिसकी वजह से जो हमारा वेंट्रिकल्स था और सब आर्कनॉइड स्पेस था उनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिसकी वजह से वो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो ये दोनों आप ऐसे याद रख सकते हैं, कम्युनिकेटिंग मतलब वेंट्रिकल्स और सब आर्केनॉइड स्पेस के बीच कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो आपस में कम्युनिकेट तो कर पा रहे हैं, बट मे बी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया है या एब्जॉर्प्शन उसका डिक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से ये कॉज हो रहा है। बट नॉन कम्युनिकेटेड में हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें कि हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बेबी में, तो फर्स्ट सिम्टम हमें देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेटेड हो गया है, तो उसका सर जो होगा, हेड होगा, वो इनलार्ज देखने को मिलेगा। एंटीरियर फ्रंटनल्स जो हैं वो क्लोज होंगे डिले, मतलब जो उनका 18 मंथ पे नॉर्मल बेबीज़ का जो एंटीरियर फ्रंटनल्स होता है वो क्लोज हो जाता है, उसमें डिले देखने को मिलेगा, और वो बल्ज और हमें बल्जी टाइप के भी एंटीरियर फ्रंटनल्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जैसे ओपन सुचर या बल्जिंग फ्रंटनल्स देखने को मिलेगी। इंक्रीज़ होगा वहाँ का इंट्राक्रेनियल प्रेशर। हेड की जो होल्डिंग है बेबी की वो भी डिले होगी यहाँ पे। प्रोड्यूसिंग फोरहेड होगा, सिनी स्काल्प होंगे, और सनसेट साइन ऑफ आई। सनसेट साइन ऑफ आई का क्या मतलब होता है कि डाउनवर्ड डेविएशन होता है आई का, जो आई होती है उसमें डाउनवर्ड डेविएशन देखने को मिलता है। अगर कुछ अदर सिम्टम्स की बात करें बेबी में, तो बेबी में इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी हमें, पुअर फीडिंग, ब्लड विजन होगा बेबी में, हेडेक होगा, नॉजिया होगा, मेमोरी प्रॉब्लम होगी और ड्राउजनेस होगा। तो ये सारे अदर सिम्टम्स हैं हमारे। ये फिगर दिया है जिसमें एक हाइड्रोसेफेलस का बेबी है, तो इसमें ऐसे ही इसका हेड जो है वो इनलार्ज हो जाता है, ये देखिए फिगर में। अब अगर बात करें कि इसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो इसे डायग्नोस करने के लिए हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन हम हेड सरकमटेंस मेज़र करते हैं। हेड सरकमटेंस हम क्यों मेज़र करते हैं? क्योंकि हेड का जो बर्थ के टाइम पे हमारा हेड सरकमटेंस की जो एक मेज़रमेंट आती है वो 33 से लेकर 35 तक होती है सेंटीमीटर में। तो अगर ये इंक्रीज़ है बहुत ज़्यादा तो उससे भी हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन हो सकती है। तो कॉमनली अगर हम बात करें तो बेबी के एवरेज अगर हम लेके चलें हेड सरकमटेंस, तो मान लीजिए 34 है, तो 2 सेंटीमीटर हर मंथ में फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी के हेड सरकमटेंस इंक्रीज़ होते हैं, मतलब 3 मंथ में उसका 6 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होगा। तो इसी अकॉर्डिंग हम उसको मेज़र करते रहते हैं, जिससे हमें एक आइडिया आता है कि हाइड्रोसेफेलस होने के चांसेस हैं या हैं, ऐसा कुछ। देन हम MRI कर सकते हैं बेबी का, हम यहाँ पे CT स्कैन भी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं क्रेनियल की, एंड एक्सरे कर सकते हैं बेबी का।
मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में भी नॉट रिक्वायर्ड हो स्पॉन्टेनियस अगर अरेस्ट हुआ है, बट यहाँ पे हम मेडिकली मैनेज भी इसे कर सकते हैं। जैसे इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर बढ़ा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ एसिटाजोलामाइड देते हैं 50 mg पर kg पर डे। ओरल ग्लिसरॉल भी हम देते हैं बेबी को। अब अगर हम यहाँ सर्जिकली मैनेज करेंगे तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम शंट का यूज़ करते हैं। जो अलग अलग शंट होते हैं, शंट से जो एक्सेसिव फ्लूइड है वेंट्रिकल्स में उसे हम रिड्यूस करते हैं, इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो शंट की बात करें तो यहाँ मिनिमम 4 टाइप के शंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, मतलब यहाँ पे एक शंट हम यूज़ करते हैं जो वेंट्रिकल्स से सीधा CSF को कहाँ लाता है, पेरिटोनियल कैविटी में। जैसे फिगर से आपको समझ आ रहा है कि शंट जो है वो हमारा वेंट्रिकल्स से अटैच कर दिया गया है, पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डाला गया है, जहाँ से फ्लूइड जो CSF है वो पेरिटोनियल कैविटी में आ रहा है। सेकंड हमारा होता है वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट। नाम से समझ आ रहा है कि ये वेंट्रिकल से लेके आर्टेरियल तक एक हमारा कैथेटर डाला गया है। आर्टेरियल शंट का मतलब है कि एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ये यहाँ पे हम लाके इसको कनेक्ट करते हैं शंट को। वेंट्रिकुलो प्लूरल कौन सी कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी होती है जो हमारे लंग्स के ऊपर की कवरिंग होती है, उसको हम प्लूरल, वहाँ के फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं और उस कैविटी को प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने वेंट्रिकल से लेके शंट को कनेक्ट किया है कहाँ तक, प्लूरल कैविटी तक। तो फ्लूइड जो है CSF फ्लूइड वो वेंट्रिकल से हमारे प्लूरल कैविटी में आ रहा है। एंड लास्ट हमारा होता है वेंट्रिकुलो यूरेट्रिक्स, मतलब यहाँ यूरेथर में आ रहा है, यूरेटर में हमारा आ रहा है वेंट्रिकल से CSF फ्लूइड। अब बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो फर्स्टली हम नर्सिंग असेसमेंट कर सकते हैं। नर्सिंग असेसमेंट में जैसे कि हम मेज़र करेंगे उसका हेड सर्कमटेंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बेबी का चेक कर सकते हैं हम, प्यूपिल रिस्पॉन्स मतलब उसकी प्यूपिल डायलेशन वगैरह, वाइटल्स भी हम बेबी की चेक कर सकते हैं, रेस्पिरेशन का पैटर्न क्या है, या इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर बढ़ा है उसके साइंस क्या क्या आ रहे हैं बेबी में, उसके स्काल्प्स की कंडीशन क्या है, अगर कोई उसे प्रेशर सोल है तो वो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट या मोटो एक्टिविटी जो है उसे हम, और कोई कॉम्प्लिकेशन साइन है तो उसे भी हम असेस कर सकते हैं। अब इंटरवेंशन हम क्या क्या करेंगे, तो सेरिब्रल मेंटेन करेंगे कि सेरिब्रल परफ्यूजन जो है वो असेसमेंट के थ्रू अगर इंक्रीज़ है तो उसे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। बेबी को हम प्रोवाइड करते हैं एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग जैसे कि, क्योंकि वो भी न्यूबॉर्न है। मेंटेन करते हैं उसकी स्किन इंटीग्रिटी को। पेरेंटल एंजाइटी मतलब जो पेरेंट्स को एंजाइटी उनके, उसको भी हम रिड्यूस करते हैं। बेबी को हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं क्योंकि अभी वो न्यूली बॉर्न हमारा बेबी है, तो एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हैंड वॉशिंग हम यूज़ करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, एंड केयर गिवर को भी एडवाइस करते हैं। हम IV फ्लूइड्स के थ्रू उसका फ्लूइड बैलेंस भी करते हैं। फैमिली को हम स्ट्रेंथिंग कॉपिंग सिखाते हैं। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर ये अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए हाइड्रोसेफेलस के, तो हमें पता है हाइड्रोसेफेलस जो है वो ब्रेन पे अफेक्ट कर रहा है, मतलब हेड में। तो इसकी वजह से जो हमें सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा वो होगा सीज़र जो होगा इसका फर्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि जो ब्रेन है अगर वो नॉर्मली एक्टिव नहीं होगी, नॉर्मली इसका एक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन वो होगा सीज़र। हर्निएशन ऑफ ब्रेन देखने को मिल सकता है हमें। सेकंड कॉम्प्लिकेशन डेवलपमेंटल डिले क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी ब्रेन होती है वो इनिशियल एज जो होता है एक बेबी का, ड्यूरिंग द इनिशियल एज बेबी का ब्रेन बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है उसी एज में। फिर जब हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ते हैं बेबी और एडल्ट का, तो हमें पता है कि बेबी का 5 ईयर तक में ही उसके ब्रेन का 90% तक ग्रोथ हो चुका होता है। तो डेवलपमेंटल डिले यहाँ इसलिए होगा क्योंकि उसका ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो जितने भी कंट्रोल थे या केमिकल कोऑर्डिनेशन थे वो सारे प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। परसिस्टेंट इंक्रीज आईसीपी जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहेगी। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को हमें मिल सकते हैं और विजुअल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं। विजुअल प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रेन ही हमारे विजुअल चीज़ों को भी कंट्रोल करता है, तो यहाँ हमें विजुअल प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये था हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। हाइड्रोसेफेलस में जैसे कि जो अकोमिलेशन हो रहा है उसके अमाउंट कितने हैं या फिर नॉर्मल अमाउंट उसका कितना है, तो अगर ये समझ के आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसके दोनों जो टाइप्स हैं
उसमें हमें उसके नाम से ही समझ आता है कि नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब जो हमारे वेंट्रिकल्स एंड सब आर्केनॉइड स्पेस था उनके बीच का जो कनेक्शन था वो डिस्टर्ब हो गया। एंड कम्युनिकेटिंग का मतलब था कि दोनों के बीच में कनेक्शन तो है बट कोई और कंडीशन है, एज लाइक प्रोडक्शन बढ़ गया है या एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया है। तो होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।